नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा संरक्षण के बारे में, जो एसीए प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। साथियों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि मृदा संरक्षण हम पढ़ रहे हैं, तो मृदा संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, आखिर ऐसे क्या हो गया कि मृदा संरक्षण हमें करना पड़ रहा है। तो हम इसके पहले सबसे पहले बात होती है इसका बेस में, तो इसका बेस छुपा है सोइल प्रॉब्लम में, है ना, मृदा समस्या में छुपा है। जब तक आप मृदा समस्या को नहीं जानेंगे, सोइल प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसका संरक्षण नहीं कर सकते। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे डॉक्टर सबसे इलाज करने से पहले उसके बीमारी के बारे में जानता है, ठीक है, जैसी बीमारी के बारे में जान पाता है तो उसका वो दवाई देता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमें मृदा के समस्या के बारे में पहले जानना पड़ेगा, और जब हम मृदा समस्या को जान लेते हैं तब उससे क्या है, कंजर्वेशन करना आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मृदा समस्या। मृदा समस्या मुख्यतः दो प्रकार के हो सकती है। एक मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन अर्थात एक स्थान की जो मिट्टी है यह वायु या अन्य माध्यम से, वायु, जल तथा अन्य माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा का स्थानांतरण हो जाता है, यानी कि बहा कर ले जाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। इससे क्या है, मृदा की गुणवत्ता में क्या है, हानि होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम देखेंगे सोइल डिग्रेशन। दूसरा है क्या है, सोइल डिग्रेशन या सोइल पॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होता है, जो सोइल डिग्रेशन में मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है, राइट। क्या होती है जी, यहाँ पर मृदा की गुणवत्ता में आती है, यहाँ पर कोई प्रकार की मृदा की स्थानांतरण नहीं होता है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं सोइल इरेशन और सोइल डिग्रेशन या सोइल पॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए देखेंगे सोइल इरेशन है, इसे हम मुख्यतः दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड, ठीक है। तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और दूसरा मानवकृत। तो आज जो सोइल में जो इरेशन हुआ है इसका दो प्रमुख कारक है। एक प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में देखिए स्प्लेश यानी कि बूंदाघात, जो बारिश के पानी में जो मिट्टी क्या होता है, कण बह जाता है, मृदा का अपर्दन होता है, डायरेक्ट जो बारिश की बूंद गिरता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बूंदाघात या स्प्लेश बोलेंगे। दूसरा है सीट। सीट का मतलब है जब क्या होता है, बारिश का पानी सरफेस में भर करके, खास करके जो मैदानी इलाका में, और एक चादर के रूप में क्या है, बहने लगता है, तो ऊपरी परत के जितने भी जो मृदा है उसे क्या करता है, बहा करके ले जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं सीट। तीसरा है रेल एंड गली, ठीक है। तो रेल एंड जो गली है इसमें क्या होता है, जब बारिश का पानी सीट के रूप में बहने लगता है उसी दौरान क्या होता है, उसमें बीच बीच में गली का निर्माण होता है, छोटे छोटे नाली नुमा संरचना का निर्माण होता है, और उसमें उस गली में क्या होता है, पानी बहने लगता है, ठीक है जी। तो इसी को हम बोलते हैं, और खास करके जो रेल एंड गली जो बनता है, जो थोड़ा से पठारी इलाका रहता है, माउंटेन टाइप का, ठीक है, वहाँ पर माउंटेनों के जो पठारी इलाका है वहाँ पर रेल एंड जो गली का निर्माण होता है, वह उसमें क्या होता है, जो मिट्टी क्या होता है, बह जाता है, जिससे मिट्टी क्या है, अपर्दन होता है। नेक्स्ट है रिवल नेट्रल, ठीक है, यानी कि इसका जो पार्श्व भाग है, ठीक है जी, रिवर का पार्श्व भाग है, यानी कि जो उसमें क्या होता है, अपर्दन होता है। पार्श्व भाग है जो किनारे किनारे, जब नदी बहता है तो साइड साइड से मिट्टी को क्या करता है, खोल खोल करके ले जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, रिवर लेटरल बोलेंगे। नेक्स्ट आता है रिवर वर्टिकल। तो रिवर वर्टिकल की अगर हम बात करें तो रिवर वर्टिकल में जब पानी जब बहता है, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो रिवर वर्टिकल में, तो नदी का जो लंबवत कटाव है, ठीक है जी, नदी का लंबवत कटाव होता है इसमें जो रिवर वर्टिकल में। और नेक्स्ट आता है इसी में वाइंड, हवा के द्वारा क्या होता है, मृदा का कटाव होता है। जो तूफानी जो हवा आता है उससे क्या होता है, मिट्टी का जो ऊपरी का उपजाऊ मिट्टी रहता है यह हवा में बहा करके चल देता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे मेराइन। तो मेराइन में इसे हम बोलते हैं तटीय कटाव, ठीक है, समुद्र तटीय मृदा कटाव। जो समुद्र से क्या हो रहा है, जो समुद्र के किनारे किनारे का जो कोस्टल जो एरिया है उस एरिया का कटाव को हम बोलते हैं समुद्र तटीय कटाव या मेराइन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लेशियल, इसे हम बोलते हैं हिमानी अपर्दन। क्या बोलते हैं इसे, हिमानी अपर्दन। ये खास करके जो माउंटेन एरिया में पाया जाता है, जहाँ पास
जो बर्फ क्या होता है, बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े होता है, ग्लेशिएशन जब होता है उससे क्या होता है, निचली जो परत की जो मिट्टी है इसका क्या होता है, कटाव होता है। ये क्या है, ग्लेशियल कटाव है। इसके लास्ट में आता है पेरी ग्लेशियल कटाव। तो पेरी ग्लेशियल कटाव के बारे में बात करेंगे साथियों। तो यह जो ग्लेशियल एरिया की जो निचले जो भूमि रहता है, उस भूमि पर जब ऊपर तरफ से जो ग्लेशियल जो आता है तो नीचे तरफ के जो कटाव आता है उसी को हम बोलते हैं पेरी ग्लेशियल कटाव। चलिए इसी में नेक्स्ट देखेंगे हम मानवकृत। ठीक है, तो मानवकृत मृदा अपरदन की बात करें तो पहला आता है इसमें ओवरग्राजिंग। ठीक है जी, अति चराई, ओवरग्राजिंग या अति चराई। ठीक है, हम यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, देखिएगा ओवरग्राजिंग या अति चराई। तो अति चराई की वजह से भी क्या है, मृदा का क्या है, अपरदन होता है। नेक्स्ट है माइनिंग यानी कि खनन। ठीक है, ह्यूमन क्या करता है, अपने जो उपयोग के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न खनिज की जो खनन करता है, और खनन करने के बाद में उस स्थान को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या है, मृदा का आज क्या है, ह्रास हुआ है, अपरदन हुआ है। नेक्स्ट आता है लेवलिंग माउंटेन। ठीक है, तो माउंटेन को, जो पर्वतीय इलाका को विभिन्न गतिविधियों के लिए आज लेवलिंग कर दिया जाता है, उसे समतल कर दिया जाता है, चाहे वह खेती के लिए हो या अन्य चीज़ों के निर्माण के लिए हो। तो ये क्या होता है, लेवलिंग के द्वारा भी आज मृदा की अपरदन बढ़ा है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आज मानव विभिन्न माध्यमों चीज़ों के उपयोग के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जंगल की आधाधुंध कटाई किए हैं, चाहे वह सड़क निर्माण के लिए हो या भवन निर्माण के लिए हो या अन्य औद्योगिक इकाई के निर्माण के लिए आज फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे क्या हुआ, मृदा की अपरदन को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है माउंटेन प्लॉगिंग। ठीक है, जो माउंटेन एरिया की जो प्लॉगिंग करते हैं, यह भी क्या होता है, एक मानवकृत सॉइल इरोशन के कारण है। इसी में आता है रोड कंस्ट्रक्शन इन द माउंटेन, ऑन माउंटेन। ठीक है, जो पर्वतीय इलाका पर रोड के निर्माण, यह भी मृदा अपरदन के प्रमुख कारण बन गए हैं आज। इसी में साथियों हम दूसरा चीज देखेंगे, ये तो क्या हो गया, मृदा अपरदन के अपरदन है। और दूसरा चीज हम देखेंगे सॉइल डिग्रेडेशन या सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि मृदा अवनयन या मृदा प्रदूषण के बारे में। तो यहाँ पर भी हम दो प्रकार पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नेचुरल और दूसरा पढ़ेंगे मैन मेड। ठीक है जी, तो नेचुरल में अगर हम देखें तो नेचुरल में देखिए फ्लड, फर्टाइल लैंड कवर। ठीक है, जो बाढ़ क्या करता है, जो फर्टाइल लैंड है यानी कि उपजाऊ भूमि है, उससे क्या करता है, बाढ़ में डूब जाता है। यह भी क्या है, नेचुरल सॉइल डिग्रेडेशन के कारण है। कई दिनों तक क्या होता है, बाढ़ में क्या, जमीन जब डूबे रहता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उस मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है ड्रॉट कैल्सिफिकेशन। ये जो सूखे जो मरुस्थल इलाका में आपको देखने को मिलेगा ड्रॉट कैल्सिफिकेशन, जिससे सूखे जो मरुस्थल में जो कैल्शियम की जो मात्रा है, लाइम्स की, उसकी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन मैड। तो मेन मैड डिग्रेशन में अगर हम बात करें तो पहला आता है उसराइजेशन। उसराइजेशन आज के दौर में किसान अधिक उत्पाद के चाहत में बहुत मैक्सिमम क्या है, जो फर्टिलाइजर का वो यूज करते आ रहे हैं, और अधिक फर्टिलाइजर के यूज से आज जमीन हमारा ऊसर हो रहे हैं, बंजर जमीन हो रहे हैं। तो ये पहला जो है उसराइजेशन मेन मैड में देखें। दूसरा है सेलनाइजेशन। विभिन्न जो नदी नालों के जो पानी से बह करके क्या होता है, हमारे जो सिंचाई के जो माध्यम से अपने हमारे क्या है, खेतों में प्रवेश करता है, तथा जो क्षारी इलाका से जो पानी है वह हमारे जो खेत को क्षारी में बदल देता है, यानी कि सेलेनाइज कर देता है, इसे बोलते हैं सेलेनाइजेशन। नेक्स्ट है आर्सेनिक इन सरफेस वाटर। ठीक है जी, तो आर्सेनिक इन सरफेस वाटर की अगर हम बात करें तो जो सतही जो जल है, सतही जल पर आर्सेनिक की मात्रा, तो आर्सेनिक आज बहुत ही गंभीर समस्या बन गया है मानव के लिए, जो मृदा को अपरदन कर रहे हैं, मृदा अपरदन का जो कारण जो बन रहे हैं। और ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में, आपको आर्सेनिक ऑन सरफेस वाटर देखने को मिल जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे वेस्ट लैंड, यानी कि व्यर्थ भूमि। क्या करते हैं, विभिन्न गतिविधियों के बाद में
जो ज़मीन है उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे वो उस ज़मीन का जो गुणवत्ता है कहना चाहिए, जो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण फैलने की वजह से ज़मीन क्या आता है, खाली रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट लैंड। इसी में आता है बेड लैंड। ठीक है, तो बेड लैंड भी एक प्रकार के इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह भी क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता को हानि हो जाता है, मृदा क्या होता है, बंजर हो जाता है। हम इसी में देखेंगे नेक्स्ट में रेवन लैंड। तो जो रेवन जो लैंड है, तो रेवन लैंड के बारे में बोलेंगे तो देखिए, जहाँ पास ये जो रेल एंड गली का जो निर्माण होता है, लगातार पानी जो बहते रहता है विभिन्न प्रकार का, तो वहाँ पर भी क्या होता है, रेवन लैंड का निर्माण होता है, जिससे ज़मीन क्या होता है, बंजर हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहर वगैरह का जो विकास किए हैं आज। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे झूम कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन की बात करें साथियों, तो झूम कल्टीवेशन में हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो अधिकांशतः जो हम देखें तो अक्षांश, तो झूम कल्टीवेशन की अगर बात करें तो झूम कल्टीवेशन में जो खेती है एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ समय अंतराल में इसे क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। मतलब किसान क्या है, जब तक यहाँ जमीन में अच्छा उत्पादकता हो रहा है तब तक यहाँ खेती करते हैं, फिर सीधे सीधे क्या है, डायरेक्ट जगह को बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है, मृदा की अपर्दन को बढ़ावा मिला है, क्योंकि स्टार्टिंग में झूम कल्टीवेशन के लिए फार्मर है वह आसपास के पूरे जंगल को काटता है, और जंगल को काटने के बाद वहाँ खेती करता है, और खेती करने के बाद में ज़मीन को खाली छोड़ करके कुछ साल बाद में उस जगह को पूरा चेंज कर देता है, जिससे ज़मीन क्या है, बंजर हो रहा है आज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिले क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग का इसका तात्पर्य है एक ही वर्ष में 2 से 3 बार उसमें खेती करना है एक ही ज़मीन पर, और एक ही ज़मीन पर आप बार बार आप खेती करते हो, कंटिन्यू करते हो, तो उस ज़मीन की क्या है, गुणवत्ता क्या होता है, कम हो जाती है। तो यह इसे भी हम क्या कह सकते हैं, मृदा अवनयन की ओर कह सकते हैं, मृदा की गुणवत्ता में कमी हो रही है। देख लीजिए, इसमें कोई प्रकार की मिट्टी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सब में मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रहा है। या हम देखेंगे अर्बन इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो शहरी जो औद्योगिक प्रदूषण है, जो वेस्ट है, उसे क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है खाली ज़मीनों में, जिससे क्या होता है, ज़मीन का काफ़ी मात्रा में प्रदूषित हुआ है, आज उसकी गुणवत्ता में ह्रास हुआ है। नेक्स्ट है आर्सेनल वेस्ट। आर्सेनल वेस्ट तात्पर्य है जो विभिन्न प्रकार के केमिकल इंडस्ट्री तथा जो वेपन निर्माण वाले जो इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट को हम बोलते हैं आर्सेनल वेस्ट, तथा अन्य जो वृद्धा आश्रम वगैरह से भी निकला हुआ जितने भी आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के केमिकल वेस्ट, उसी को हम बोलते हैं आर्सेनल वेस्ट। जो मृदा को या जिस जगह पर छोड़ा जाता है इसको, उस जगह को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है, विषाक्त कर देता है, टॉक्सिसिटी कर देता है। नेक्स्ट आता है रेमिनाइजेशन बाई ब्रिक लाइन। ठीक है, जो ईंट को पकाने का जो भट्टा है, तो आप लोग देखे होंगे ग्रामीण एरिया में भी छोटा छोटा जो भट्टी बनाया जाता है, तो उस आसपास के पूरे ज़मीन क्या होता है, जल जाता है, इसी को बोलते हैं रेवनाइजेशन बाय ब्रिक। तो ईंट पकाने से भी क्या हो रहा है, ज़मीन क्या है, पूरी बंजर हो रहे हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों सोइल के कंजर्वेशन को, जिसमें हम देखेंगे किस टाइप के जो इरोशन है, किस प्रकार के जो अपर्दन है मृदा का, उसमें हम किस प्रकार के जो टेक्निक को अपनाते हैं हम, और इस टेक्निक को अपना करके, इस विधि को अपना करके हम अपने मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, मृदा का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे नेचुरल सॉइल इरोशन के बेस में क्या क्या जो कंजर्वेशन करते हैं उसको। तो देखिए जो स्लेश की बात करें, हम जो बूंदा घात के बारे में बात करें, तो स्लेश की इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं जी, ग्रास लैंड एंड प्लांटेशन करते हैं। घास की जो मैदानी इलाका है, तो अगर हम उसमें घास लगाते हैं या अन्य जो वृक्ष वगैरह लगा करके हम स्लेश से बचा सकते हैं, बूंदा घात से मृदा को अपर्दन होने से बचा सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे सीट, यानी कि जो मृदा सीट के रूप में जो प्रवाह होता है उसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी, बॉन्डिंग ऑन लैंड, खेत में मेड़ बना करके, अब जो आसपास जो इलाकों में आसपास को बॉन्डिंग करके, ठीक है, मेड़ बना करके हम इस प्रकार के जो सीट प्रवाह है उसको रोक करके मृदा के कंजर्वेशन को, अपर्दन को, इरोशन को हम बचा सकते हैं।
नेक्स्ट है रेल इन द गली। इसके जो गली के रूप में जो मृदा जो जल का प्रवाह है, इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कंजर्वेशन टेक्निक जो अपनाते हैं। देखिए बॉन्डिंग ऑफ रेल गली चेक डैम स्ट्रॉ डैम। ठीक है, तो जो रेल गली जो बनता है, जो पानी जो बहते रहता है जो सीट के रूप में, उसके बीच में इस प्रकार से जो गली बनता है, वहां पर बीच बीच में हम छोटा छोटा स्टॉप डैम या स्ट्रॉ डैम बना करके क्या कर सकते हैं, रेल इन गली के रूप में जो मृदा अपरदन होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आपको याद रखना है कि पूछ देगा आपके एग्जाम में कि जो स्लेज से जो बूंदाघात से मृदा अपरदन होता है उसे रोकने के लिए क्या है करके, और ऑप्शन में आपको दे देगा डेक, चेक डैम, ग्रास प्लांटेशन। तो आपको लेना है ग्रास प्लांटेशन। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। इसका बेसिक बताने का यही मतलब था कि आप चीज़ों को पहले जान लो इस चीज़ों को, और उसके बाद में उसका कंजर्वेशन के बारे में पढ़ो। यही इसका उद्देश्य रहता है मेरा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर लेटरल, जो नदी का जो पार्श्व में जो कटाव होता है, इसे रोकने के लिए हम बनाते हैं डाइक। इस पर जो नदी के किनारे में हम पक्की दीवारों का निर्माण करते हैं। नदी के किनारे में हम क्या करते हैं जी, पक्की दीवार या पक्का दीवार का निर्माण करते हैं। नदी किनारे में जो पक्का दीवार, ठीक है, सामान्य भाषा में जिसे पिचिंग कहा जाता है, उसका निर्माण करते हैं। हम देखेंगे रिवर वर्टिकल। रिवर वर्टिकल जो वर्टिकली खास करके मैं बोला था, जो पठारी जो माउंटेनी जो एरिया में जो रिवर रहता है उस पर क्या है, वर्टिकल जो कटाव देखने को मिलता है। इसमें इसका लेटरल जो कटाव होता है, लंबवत कटाव, यहाँ पर कैसा कटाव होता है, लंबवत कटाव होता है मृदा का। और इसे रोकने के लिए हम बनाते हैं आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं, यानी कि झील का निर्माण कर देते हैं बीच बीच में, जिससे जल प्रवाह क्या होता है, धारा जल का मंद हो जाता है, यानी कि धीमी हो जाता है, जिससे हमारी मृदा है वह कटाव होने से बच जाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे वाइंड और हवा से। देखिए जो मृदा की कटाव होता है, इसके लिए हम निर्माण करते हैं वाइंड ब्रेक की। और वाइंड ब्रेक में आपको फॉरेस्ट्री के जो पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि वाइंड ब्रेक से हम मृदा अपरदन को कैसे बचा सकते हैं। तो वाइंड ब्रेक में हम क्या करते हैं, जो लैंड है, जो इलाका है, इसके क्या करते हैं, चारों ओर जी हवा की दिशा पे, हवा की विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं, वृक्ष लगा देते हैं, जिससे हवा की गति क्या होता है, लगभग 25% तक कम हो जाती है। तो इसे हम वाइंड ब्रेक से कर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राई जोन एग्रीकल्चर है, जो जहाँ पर सूखे जगह पर है, वहाँ पर हम स्प्रिंकलिंग, ड्रिप और इरिगेशन, ये सारे जो मेथड को भी यूज करके वाइंड ब्रेक से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेराइन। तो मेराइन जो समुद्री जो कटाव अगर हम देखेंगे, तटस्थ जो कटाव है कोस्टल एरिया का, तो कोस्टल एरिया में भी जिस प्रकार से हम नदी में जो डैम पिचिंग बनाए थे, पक्का दीवार बनाए थे, उसी प्रकार से कोस्टल एरिया में भी हम पक्का दीवार बना करके हम समुद्र के जो किनारे की जो कटाव है उसे रोक सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों ग्लेशियल, यानी कि जो ग्लेशियल है, यहाँ पर क्या होता है, जो माउंटेन से जो बर्फ पिघल करके आता है, खास करके ठीक है, उच्च अक्षांश वाले जो माउंटेन का, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पत्थर का, छोटे या बड़े पत्थर का हम क्या करते हैं, दीवार बना लेते हैं स्टोन से, पत्थर से। हम उसे क्या करते हैं, जो ग्लेशियल कटाव को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा पेरी ग्लेशियल है। पेरी ग्लेशियल जो माउंटेन की जो निचली इलाका है, उस वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग स्टोन, पत्थर के बीच बीच में दीवार बना देते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा की कटाव कम हो जाती है। हम नेक्स्ट देखेंगे मेन मैड सोइल इरोशन के बेस में कंजर्वेशन देखेंगे। तो पहला देखिए ओवरग्राजिंग। तो पहला पॉइंट क्या है, ओवरग्राजिंग। तो ओवरग्राजिंग जो अति चराई है, अति चराई को हम नियंत्रित करके मिट्टी का कंजर्वेशन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो अति चराई को हम नियंत्रण करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों माइनिंग। तो माइनिंग में हम क्या कर सकते हैं, जो जिस जगह में खनन हुआ है, जो छोड़ दिया गया था खुला, उस खनन के दौरान बाद उसे लेवलिंग करके उस जगह में वृक्ष लगा करके उस मिट्टी का कटाव को हम बचा सकते हैं। यानी कि माइनिंग वाले इलाका में लेवलिंग और प्लांटेशन के द्वारा उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है साथियों, बहुत ही मैं चुनिंदा जो चीज़ों को लेकर के आता हूँ, है ना, तो अच्छा चीज़ों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है लेवलिंग माउंटेन। विभिन्न गतियों, चाहे चाय वगैरह खेती के लिए, अन्य चीज़ों के लिए जो माउंटेन को समतलीकरण किया जाता है, जिससे मृदा की अपरदन बढ़ जाता है, इसे रोकने के लिए साथियों यहाँ पर क्या करता है, प्लांटेशन किया जाता है।
और प्लांटेशन करके हम माउंटेन जो लेवल किए थे वहाँ की मृदा कटाव को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल की कटाई। तो वन की कटाई के बाद हम यहाँ पर रिफॉरेस्टेशन करके मृदा के अपरदन से, मृदा के क्षरण को हम बचा सकते हैं, उसे कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माउंटेन प्लगिंग। तो माउंटेन में जो प्लगिंग किया जाता है, जुताई किया जाता है वहाँ खेती करने के लिए, तो वहाँ पर हम उसे काउंटर प्लगिंग कर सकते हैं। काउंटर प्लगिंग का तात्पर्य है अगर ढलान इस प्रकार है, ऐसा ढलान है, तो इसको ऐसे जुताई ना करके ऐसे जुताई करना है, यानी कि ये माउंटेन है, ठीक है, तो इस पर इस प्रकार से जुताई करना है, ठीक है, ऐसे करने के बजाय ऐसे करना है, ठीक है, तो इसे काउंटर प्लॉगिंग कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर स्टेप एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पर पट्टीदार खेती करके मृदा का कंजर्वेशन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रोड कंस्ट्रक्शन ऑन माउंटेन। तो माउंटेन वाला जो पहाड़ी एरिया में जो रोड बनाने के लिए बनाते हैं, तो वहाँ पर ही मृदा का क्षरण होता है, उसके लिए रोड के किनारे किनारे हम स्टोन वॉल बॉन्डिंग कर सकते हैं, पत्थर की दीवार तैयार कर सकते हैं और मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों आपको याद रखना है इसमें स्लेश अगर होता है बूंदाघात, तो उसमें क्या टेक्निक यूज करते हैं, जैसे ग्रास लैंड है, ठीक है, सीट में बॉन्डिंग लैंड है, रेल गली में बॉन्डिंग रेल गली है, ठीक है, चेक डैम है, स्टोर डैम है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे रिवर वर्टिका में डाइक, इस पर इम्प्लीमेंट पक्का दीवार बनाना है, रिवर वर्टिकल में आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं। तो ये पूछ सकता है कि किस में कौन कौन से जो ऑप्शन है वो फिट बैठता है, तो इसीलिए आपको चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। जैसे मेराइन कटाव होगा, तट कटाव, तो इसमें भी स्पार्कम डैम, तो आपको पूछ देगा ऑप्शन में, कूट बना करके दे सकता है कि डैक एंड इस पर इम्बेकमेंट किस में किया जाता है, तो आपको याद रखना है रिवर लेटरल में किया जाता है और मेराइन में किया जाता है। तो आपको रिवर लेटरल और रिवर वर्टिकल दे करके कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बॉन्डिंग स्टोन क्या चीज़ के लिए हम करते हैं, पक्का दीवार बनाते हैं, तो उसके लिए ग्लेशियल, पेरी ग्लेशियल और रोड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी हम बॉन्डिंग स्टोन करके चीज़ों को करते हैं। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ओवर ग्राजिंग को तो हम चराई कंट्रोल करके ही कर लेते हैं, माइनिंग को लेबलिंग करके प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन में रिफॉरेस्टेशन करते हैं, जो लेबलिंग माउंटेन में प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, प्लॉगिंग में काउंटर प्लॉगिंग करते हैं। तो इस प्रकार से सारा पॉइंट को आपको याद रखना है विशेष रूप से, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं कई बुक से छान करके मिला करके बनाया हूँ, तो आप लोग इस प्रकार की चीज़ें आपको कहीं पास नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप चीज़ों को कंटिन्यू देखना है, ठीक है, और अच्छा से चीज़ों को साथियों प्रैक्टिस करना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों सॉइल डिग्रेशन के बेस में सॉइल का कंजर्वेशन। जो डिग्रेशन हो रहा है या पॉल्यूशन हो रहा है सॉइल, मिट्टी, उसका हम क्या करेंगे, संरक्षण को देखते हैं कि जो डिग्रेशन हो रहा है या प्रदूषण हो रहा है मिट्टी, यहाँ पर साथियों मिट्टी जो है वह उसी भूभाग में रहता है, लेकिन मिट्टी की क्या है गुणवत्ता कम हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं सॉइल डिग्रेशन या सॉइल पॉल्यूशन के नाम से देखते हैं। तो सॉइल डिग्रेशन का जो बेस में कंजर्वेशन है, यहाँ पर देखिए, पहले देखेंगे नेचुरल का, तो देखिए फ्लड, फर्टाइल लैंड, क्या बोलेंगे कवरेज, ठीक है, जो बाढ़ के द्वारा जो उपजाऊ भूमि है वह कवर हो जा रहता है। इसके लिए हम बाढ़ को कंट्रोल करके, बाढ़ को नियंत्रित करके हम इस जो डूबे जो जमीन है उससे क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रॉट कैल्सिफिकेशन। तो ड्रॉट कैल्सिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री यूज करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री यूज करके हम मृदा की गुणवत्ता को फिर से बढ़ा सकते हैं, और सोशल फॉरेस्ट्री से मृदा की गुणवत्ता का ह्रास नहीं होगा, हानि नहीं होगा। तो हम इस प्रकार से जो मृदा का कंजर्वेशन को हम कर सकते हैं, संरक्षण को कर सकते हैं। हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे साथियों मेनलैंड। आपको इसमें याद रखना है कि जो कौन कौन से प्रकार का जो डिग्रेशन है या पॉल्यूशन है उसमें क्या क्या उसका निदान है, कंजर्वेशन के टेक्निक है, उस टेक्निक को आपको याद करके रखना है। ये बहुत ही IMP है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे हम मेनलैंड, जो मेनलैंड के बारे में कि जो मानवकृत सॉइल पॉल्यूशन है, ठीक है, मानवकृत
जो मानवकृत पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए पहला है ऊसराइजेशन। ऊसराइजेशन हम क्या करते हैं, जब लगातार फर्टिलाइजर का जब यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का, तो एक दिन ऐसा टाइम आ गया कि हमारा ज़मीन क्या हो जाएगा, बंजर हो जाता है, ऊसर हो जाता है, उसी को बोलते हैं ऊसराइजेशन। और यहाँ पर हम देखें तो इसके लिए हम बायो फर्टिलाइजेशन को एक विकल्प के रूप में ले सकते हैं और अपनी मृदा को बंजर होने से बचा सकते हैं, ऊसर होने से, बंजर होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन की जो समस्या है, जो नहरों के प्रयोग से बढ़ा है, खास करके जो गंगा वाले जो इलाका है वहाँ पर, क्योंकि गंगा का पानी क्या है, खारा पानी है, और उससे खेत में लगातार पासे से क्या हुआ है, जो आसपास के जो एरिया है वह क्या हुआ है जी, सेलिनाइन हुआ है, यानी कि मृदा की जो पीएच है वह बढ़ा है। तो इसके लिए आज सरकार भी ट्यूबवेल इरिगेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। हम नलकूप जो खनन के से क्या कर सकते हैं, जो सेलिनाइजेशन की समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे आर्सेनिक इन सरफेस वाटर। तो आर्सेनिक इन सरफेस वाटर में आर्सेनिक की जो समस्या बहुत गंभीर हो चुका है। जो अत्यधिक जो केमिकल फर्टिलाइजर तथा पेस्टिसाइड के जो यूज से क्या हुआ है, आर्सेनिक की जो समस्या बढ़ा है। खास करके जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है वहाँ से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जैसे बिहार तरफ अभी ये आर्सेनिक की समस्या बढ़ रहा है। तो इसके लिए समाधान है लेस यूज ऑफ केमिकल। हम केमिकल फर्टिलाइजर तथा केमिकल पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग करके इस समस्या को आने से रोक सकते हैं। मृदा को हम आर्सेनिक पॉल्यूशन होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का मतलब है जो बेकार में जो पड़ी जमीन है, क्या करते हैं लोग खाली ज़मीन को छोड़ देते हैं, जिसके वजह से उस ज़मीन का लगातार बारिश से, हवा से, अन्य माध्यमों से मृदा अपरदन होते रहता है। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए हम उस ज़मीन का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। प्रॉपर यूज का मतलब है वहाँ पर हम फसल लगा सकते हैं या वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो प्रॉपर यूज करके इस वेस्ट जो होने से लैंड को हम बचा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वेटलैंड। तो वेटलैंड का तात्पर्य है साथियों, जब जमीन खाली जो पड़े रहता है, खाली जमीन जो उबड़ खाबड़ हो करके जो उपजाऊपन रहता है वह उसका धीरे धीरे नष्ट होते रहता है, जिसका कोई उपयोग नहीं रहता है, खाली जो जमीन पड़े रहता है। यहाँ पर हम इस जमीन को लेबलिंग करके प्लांटेशन कर सकते हैं। इसे लेबलिंग करके प्लांटेशन करके ऐसे ज़मीन को हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साथियों वेटलैंड। तो वेटलैंड का तात्पर्य है वह जो एरिया जहाँ पर नदी के जो मुहाने क्या बोलते हैं, कहाँ मिलता है जी, समुद्र से मिलता है। तो जो दलदली वाला एरिया है, आज वेटलैंड भी काफ़ी मात्रा में इसका विस्तार हो रहा है। और इसके अलावा हम उन नहरों के आसपास के जो गीला जो ज़मीन को भी वेटलैंड के रूप में संबोधित करते हैं। तो इसे अच्छे वेटलैंड मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि मैं आपको सिल्वीकल्चर पढ़ाया हूँ कि वेटलैंड में किस प्रकार से प्लांट का प्लांटेशन किया जाता है, तो उस वहाँ पर हम वेटलैंड की अच्छे मैनेजमेंट करके सिल्वीकल्चर अपना करके जो वेटलैंड के जो विस्तार है उसे रोक सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है साथियों रावेन लैंड। तो जो रावेन लैंड है, जब क्या होता है ज़मीन पर जो मैदानी इलाका पर लगातार जो जल की धारा के प्रवाह से बीच बीच में छोटे छोटे गली बन जाता है, जिसके वजह से मृदा का अपरदन होता है, अपार क्षति होता है, और इस मृदा की गुणवत्ता क्या होता है, कम हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इसे हम लेबलिंग और प्लांटिंग करके इस मृदा को क्या बोल सकते हैं, डिग्रेड होने से, पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। हम इसी पॉइंट में नेक्स्ट देखेंगे साथियों झूम कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल इन द फॉरेस्ट एग्रीकल्चर। हम यहाँ पास जो कृषि वानिकी को बढ़ा करके झूमिंग कल्टीवेशन से जो मृदा पॉल्यूशन हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, इसे हम बचा सकते हैं। क्योंकि झूम कल्टीवेशन में किसान क्या करते हैं, खेती को एक स्थान को चुनते हैं, वहाँ खेती करते हैं, और उसके बाद में वहाँ की उर्वरता समाप्त होती है, कुछ साल बाद को बदल देते हैं। तो इसको हम फॉरेस्ट कल्टीवेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और जो झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं उस पर नियंत्रण लगा करके हम मृदा के जो पॉल्यूशन को रोक सकते हैं।
नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब है कि एक ही जमीन पे बार बार जो खेती करते हैं, जिसके वजह से मृदा की गुणवत्ता में ह्रास हुई है, कमी हुई है, इसे रोकने के लिए हम यहाँ पर वर्ष में सिंगल क्रॉपिंग करें। अगर वर्ष में एक ही बार क्रॉपिंग करें तो रिले क्रॉपिंग से जो मृदा की गुणवत्ता कमी आ रही है, उस कमी से हम समाधान पा सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे शहरी औद्योगिक जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो इसे ऐसे ही ना छोड़ करके हम इस प्रदूषण को रिसाइकल करके इसका पुनः चक्रण करके दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर हम इसे डिस्पोजल कर सकते हैं, प्रॉपर हम उसे डिस्पोज कर से छोड़ें तो इस प्रकार के जो प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, उसे हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों आर्सेनल वेस्ट। तो आर्सेनल वेस्ट में आपका क्या आता है जी, यहाँ पर जितने भी जो केमिकल इंडस्ट्री से निकला हुआ जो वेस्ट है, इस वेस्ट से जमीन क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। इसे रोकने के लिए हम इस वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं, प्रॉपर हम इसे डिकम्पोज कर सकते हैं, प्रॉपर हम इसे उपचार करने के बाद ही छोड़ना चाहिए। इसके बाद में आता है रिविनाइजेशन बाई ब्रिक मिल। जो ब्रिक लाइन का रिविनाइजेशन, जो ईंट भट्ठा को ईंट में पकाते हैं, तो वहाँ पर ईंट के लिए जो मिट्टी यूज करते हैं, क्योंकि मिट्टी को बनने में हजारों साल लग जाता है, मिट्टी के बनने के जो प्रक्रम में, और उस मिट्टी को हम क्या करते हैं, ईंट बनाने के लिए उपयोग करके उस मिट्टी को बर्बाद करते हैं। साथ साथ जिस स्थान में हमारा जो भट्ठी रहता है ईंट पकने का, उस स्थान का भी पूरा मिट्टी जल जाता है, जिससे मृदा की पोषक तत्व तथा वहाँ पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जल करके नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम जो ईंट निर्माण के लिए जो मिट्टी करते हैं, तो फर्टाइल सॉइल को छोड़ करके बाकी सॉइल को यूज करके हम उस फर्टाइल सॉइल का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों मृदा की संरक्षण किया जाता है। तो आप इन सारे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कंसीडर करके आपका जो क्वेश्चन है वह आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फ्लड से होगा तो फ्लड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ड्रॉट कैल्सिफिकेशन है तो वहाँ पर सोशल फॉरेस्ट यूज करोगे, है ना। मानव कृत्रिम से ऊसराइजेशन हुआ है तो वहाँ पर बायो फर्टिलाइजर आप यूज करोगे, है ना। तो ऊसराइजेशन से बचा सकते हो। सेलिनाइजेशन हुआ है तो आप ट्यूबवेल इरिगेशन करके मृदा को क्षारीय होने से बचा सकते हैं, या क्षारीय मृदा का उपचार आप कर सकते हैं। आर्सेनिक वाले तो आप केमिकल को कम यूज कर सकते हैं। वेस्टलैंड की अगर हम बात करें तो प्रॉपर हम क्या कर सकते हैं, जो भूमि है उसका उपयोग करके प्लांटेशन करके हम उस भूमि का क्या कर सकते हैं, जो वेस्टलैंड का उपयोग कर सकते हैं। वेटलैंड की बात करें तो उसे लेबल करके प्लांटेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से वेटलैंड की बात करें तो यहाँ पर वेटलैंड जो मैनेजमेंट, अच्छे जो वेटलैंड मैनेजमेंट का अपना करके यहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हैं। रेवेन्यू लैंड तो यहाँ पर हम यहाँ लेवलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा झूमिंग कल्टीवेशन को यहाँ पर याद रखना है। फॉरेस्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है और झूम कल्टीवेशन को रोका जाता है ना। इसके अलावा रिले में सिंगल क्रॉपिंग को अपनाया जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अर्बन में इसको रिसाइकलिंग करने का, जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, रिसाइकलिंग और प्रॉपर डिस्पोजल पे जोर दिया जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक में भी आर्सेनल जो वेस्ट है इसका भी प्रॉपर डिस्पोजल में जोर दिया जाता है, क्योंकि प्रॉपर बिना डिस्पोज किए आप करोगे तो आपका प्रकृति को अपार क्षति होता है ना। बहुत सारा आपके जो मृदा है, जल स्रोत है, उसे ये वेस्ट विषाक्त कर देता है ना। इसके अलावा रेवेनाइजेशन तो यहाँ पर हम जो फर्टाइल सॉइल है उसके उपयोग को रोक करके मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप सारा पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट, है ना, आप इंग्लिश सुइटेबल है तो इसी पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। अगर आप हिंदी सुइटेबल हैं तो चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ सारा चीज़ों को आप नोट करके एक अच्छे नोट्स बना करके पढ़िए। और क्योंकि इस प्रकार जो अच्छे जो कंटेंट है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और हमारे जो भी नए व्यूअर हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको डेली जो वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।